अ, जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। हम्म। कैसी सिचुएशन? एक आदमी है जो कोर्ट के सख्त ऑर्डर के बाद भी अपनी पत्नी या बच्चों को मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता देने से साफ मना कर देता है। मामला बढ़ता है, पुलिस आती है और उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? वो पूरा 1 महीना सलाखों के पीछे बिताता है और जब रिहाई का दिन आता है ना, तो वो जेल के दरवाजे से एकदम मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। उसे लगता होगा कि हिसाब बराबर हो गया, है ना? एग्जैक्टली उसके दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा गणित चल रहा होता है कि मैंने पैसे नहीं दिए तो उसके बदले मैंने जेल की सजा काट ली, कर्ज माफ। अरे बाप रे, ये तो कानूनी दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आता है उसे पता चलता है कि उसका कर्ज माफ होना तो दूर की बात है, वो पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है और अगर उसने तुरंत पैसे नहीं दिए तो उसे वापस उसी जेल में डाल दिया जाएगा। और आम लोग इसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं कि कानून एक तराजू है, एक पल्ले में अपराध, दूसरे में सजा। मतलब सजा पूरी तो पल्ला खाली। हाँ, लेकिन जब मामला पारिवारिक विवादों और भरण पोषण का होना, तो ये तराजू बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। तो आज हम इसी पूरी अजीबोगरीब कानूनी भूल भुलैया पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास इस डीप डाइव के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं, जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक बहुत ही दिलचस्प हालिया फैसला है, कुछ वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों जैसे अधिवक्ता अमन वाजपेयी और मनीष शुक्ला के विश्लेषण हैं। और इसके साथ ही बीएनएसएस की धारा 144 और सुप्रीम कोर्ट के वो ऐतिहासिक निर्णय भी हैं जिन्होंने इस कानून की नींव रखी है, जैसे कुलदीप कौर बनाम सुरेंद्र सिंह और रजनेश बनाम नेहा का केस। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस पूरी व्यवस्था के पीछे के विज्ञान को समझें कि आखिर सिर्फ जेल जाने से कोई देनदारी खत्म क्यों नहीं होती। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि लोग आखिर जेल जाने को कर्जमाफी मान क्यों लेते हैं? ये विचार आता कहाँ से है? देखिए, ये विचार सामान्य आपराधिक कानून मतलब क्रिमिनल लॉ से आता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे एक तय समय के लिए जेल भेजा जाता है, अपनी सजा काट ली और बात खत्म। बिल्कुल। कानून की नजर में उसने कीमत चुका दी। लेकिन भरण पोषण का कानून मूल रूप से कोई क्रिमिनल कानून है ही नहीं। चाहे हम पुरानी सीआरपीसी की धारा 125 की बात करें या अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 144 की, ये वास्तव में एक दीवानी अधिकार है, एक सिविल राइट है। एक मिनट, अगर ये सिविल राइट है तो इसे इस क्रिमिनल ढांचे के अंदर क्यों रखा गया है? लोग तो जेल जा रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, ये सब तो क्रिमिनल मामलों में होता है ना। और यहीं पर कानून बनाने वालों की असली चतुराई नजर आती है। जरा सोचिए, अगर किसी बेसहारा पत्नी या बूढ़े माता पिता को भरण पोषण के लिए सिर्फ दीवानी अदालतों यानी सिविल कोर्ट्स के भरोसे छोड़ दिया जाता तो क्या होता? सिविल मुकदमों में तो सालों साल लग जाते हैं। वही तो, तारीख पर तारीख पड़ती रहती। लेकिन जिस परिवार के पास आज रात के खाने का इंतजाम नहीं है, वो 15 साल तक किसी सिविल मुकदमे के फैसले का इंतजार कैसे कर सकता है? सही बात है। इसलिए इस अधिकार को क्रिमिनल प्रोसीजर के फास्ट ट्रैक में डाल दिया गया। इसका उद्देश्य किसी को अपराधी घोषित करना या सजा देना नहीं है, बल्कि एक आपातकालीन वित्तीय राहत सुनिश्चित करना है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए किसी ने सुबह उठने के लिए फोन में अलार्म लगाया है, सुबह अलार्म बजता है लेकिन उठने का मन नहीं है तो वो अलार्म को स्नूज कर देता है, अलार्म 10 मिनट के लिए बंद हो जाता है। हाँ, हम सब करते हैं ऐसा। लेकिन ट्राउ स्नूज बटन को दबाने से सुबह उठने का असली काम खत्म हो गया? नहीं, 10 मिनट बाद वो अलार्म और भी तेज आवाज में बजने लगेगा। क्या हम कह सकते हैं कि भरण पोषण के मामले में जेल जाना ठीक इसी स्नूज अलार्म की तरह है? अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। इस चीज को कानूनी भाषा में दंडात्मक यानी प्यूनिटिव और दमनकारी यानी कोएर्सिव उपायों के बीच का अंतर कहा जाता है। प्यूनिटिव और कोएर्सिव मतलब? कानून दंडात्मक तब होता है जब वो किसी अपराध की सजा दे रहा हो, लेकिन यहाँ भरण पोषण में जेल भेजना दंडात्मक नहीं है, ये दमनकारी है। न्यायालय किसी को सजा नहीं दे रहा है, तो फिर क्या कर रहा है? वो एक विधिक विवशता या लीगल कंपल्शन पैदा कर रहा है। अदालत कह रही है कि हम तुम पर दबाव डाल रहे हैं ताकि तुम अपना फर्ज निभाओ। यानी जेल जाना बस वो स्नूज बटन दबाना है? बिल्कुल, जो कुछ समय के लिए मोहलत तो देता है लेकिन मूल जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। अगर जेल जाने से कर्ज माफ नहीं हो रहा है तो कम से कम जब वो व्यक्ति जेल के अंदर है तब तो वो कर्ज बढ़ना रुक जाना चाहिए ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान सलाखों के पीछे है तो वो नौकरी नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमा सकता, तो क्या उस दौरान मीटर बंद हो जाता है?
नहीं, मीटर कभी बंद नहीं होता। क्या बात कर रही हैं? सच में? हाँ, पारिवारिक न्यायशास्त्र में इसे निरंतर दायित्व या डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूइंग लायबिलिटी के नाम से जाना जाता है। भरण पोषण कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार दे दी और बात खत्म। ये हर महीने चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब रनिंग मीटर है? बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति भरण पोषण न देने के कारण जेल में होता है, तब भी बाहर उसके आश्रितों की जरूरतें तो खत्म नहीं होती ना। उन्हें तो रोज खाना खाना है। इसलिए जेल में बिताए गए समय का भी भत्ता और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों लगातार जुड़ते रहते हैं। इसे प्रोद्भूत दायित्व या अक्रूइंग लायबिलिटी कहते हैं। रुको रुको, अगर कोई व्यक्ति बाहर आता है और उस पर कर्ज और ज्यादा चढ़ा हुआ है और वो फिर से पैसे नहीं दे पाता, तो क्या उसे दोबारा जेल भेज दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल भेजा जा सकता है। एक एंडलेस लूप शुरू हो सकता है। पर क्या ये डबल जेपार्डी नहीं है? मतलब एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा देना? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। ऊपरी तौर पर देखने से ये डबल जेपार्डी ही लगता है, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा नहीं है। इसे समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के 1989 के एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले कुलदीप कौर बनाम सुरिंदर सिंह को देखना होगा। उसमें क्या हुआ था? इस मामले में अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जेल भेजना सिर्फ वसूली का एक माध्यम है, ये देनदारी की समाप्ति नहीं है। और अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने भी इसी सिद्धांत को दोहराया है। अच्छा, 2026 के इस नए फैसले में? हाँ, उन्होंने स्पष्ट किया कि डबल जेपार्डी का नियम यहाँ लागू ही नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हमने अभी चर्चा की, ये कोई सजा है ही नहीं, ये तो सिर्फ आदेश का पालन करवाने का दबाव है। आदेश का पालन नहीं होगा तो दबाव बार बार डाला जाएगा। ये तो बिल्कुल फुटबॉल के मैदान जैसी स्थिति हो गई। फुटबॉल, वो कैसे? मान लीजिए कोई अहम मैच चल रहा है, एक खिलाड़ी जानबूझकर बहुत खराब फाउल करता है, रेफरी सीटी बजाता है और उसे रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देता है। सही है। अब वो खिलाड़ी मैदान के बाहर बैठकर ये सोचे कि चलो मुझे बाहर निकाल दिया गया, अब सामने वाली टीम ने जो गोल कर रखे थे वो सब 0 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं, स्कोर बोर्ड तो वही रहता है। वही तो, रेड कार्ड सिर्फ उस खिलाड़ी को बाहर करने का तरीका है, खेल का स्कोर रीसेट करने का नहीं। एकदम सटीक विश्लेषण। और इसी रिकवरी या वसूली के लिए न्यायालय के पास एक पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे नहीं लाया और जज साहब ने तुरंत उसे जेल भेज दिया। तो क्या प्रोसेस होता है? इसके 3 स्पष्ट चरण होते हैं। सबसे पहले वसूली वारंट जारी किया जाता है। मतलब पहले सिर्फ वारंट? हाँ, अगर उससे बात नहीं बनती तो दूसरे चरण में व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जाती है। यानी उसकी चल या अचल संपत्ति को जब्त करके या बेचकर पैसा निकाला जाता है। बिल्कुल सही। और जेल भेजना हमेशा अदालत का अंतिम अस्त्र होता है, जब बाकी सारे उपाय पूरी तरह विफल हो जाते हैं। अब यहाँ मुझे थोड़ा शैतान का वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। हाँ, बताइए। ये सारी बातें सुनने में बहुत लॉजिकल लगती हैं, लेकिन ये कानून बहुत ही निर्दयी और कठोर भी तो लग रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार पूरी तरह तबाह हो गया है या उसकी नौकरी चली गई है। उसके पास सच में अपनी जेब में एक भी रुपया नहीं है। क्या अदालत ऐसे पूरी तरह से कंगाल हो चुके इंसान को सिर्फ गरीब होने की सजा देगी? क्या उसे सिर्फ इसलिए जेल में सड़ना होगा क्योंकि उसकी किस्मत खराब है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर अदालतों में भी ये बहस होती है। इसे समझने के लिए हमें अधिवक्ता मनीष शुक्ला के तर्कों को देखना होगा। हमें ये सोचना होगा कि ये कानून अस्तित्व में ही क्यों आया। क्यों आया? ये सिर्फ पति पत्नी या 2 लोगों के बीच का कोई निजी विवाद नहीं है। ये एक सामाजिक सुरक्षा उपाय यानी सोशल वेलफेयर मेजर है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति अपने आश्रितों को बेसहारा छोड़ देता है तो वे भुखमरी और आवारागर्दी का शिकार हो सकते हैं। समाज में ऐसे बेसहारा लोगों की तादाद बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। लेकिन कोई व्यक्ति ये भी तो कह सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 21 उसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हाँ, आर्टिकल 21 का हवाला बहुत लोग देते हैं। वही तो, वो अदालत से कह सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे जेल में डालना मेरी आजादी छीनना है। अदालत का रुख इस पे बहुत स्पष्ट है। अदालत कहती है कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 21 को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। मतलब लिबर्टी के नाम पर आप मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते। बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है तो उन आश्रितों के जीवन का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो उस पर निर्भर हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसले में बहुत ही मार्मिक बात कही थी क्या? कि सिर्फ कागजों पर किसी मुकदमे का निस्तारण कर देने से किसी भूखे बच्चे का पेट नहीं भरता। बहुत गहरी बात है ये। लेकिन फिर वही सवाल वापस आता है, जो जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे उनके लिए तो ये सख्ती एकदम समझ आती है, लेकिन जो सच में नहीं दे सकते उनका क्या? क्या कानून इन दोनों के बीच कोई फर्क नहीं करता? देखिए, कानून बिल्कुल फर्क करता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी भेद है। न्यायालय दो चीजों को अलग-अलग चश्मे से देखता है। एक है भुगतान में असमर्थता यानी इनएबिलिटी टू पे, और दूसरा है जानबूझकर की गई अवहेलना यानी विलफुल डिसोबीडियंस। तो अदालत का टारगेट कौन है? अदालत का लक्ष्य केवल उन लोगों पर प्रहार करना है जो पैसे दे सकते हैं लेकिन चालाकी से अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं। अगर कोई वास्तव में गरीब है और पैसे देने में पूरी तरह अक्षम है तो कानून उसे सिर्फ उसकी गरीबी के कारण जेल नहीं भेजता। अच्छा, तो अगर कोई सच में लाचार है तो वो अदालत को ये साबित कैसे करेगा? क्योंकि अदालत में जाकर सिर्फ रोने गिड़गिड़ाने से तो काम नहीं चलने वाला। कोई तो लीगल रास्ता होगा जिससे एक ईमानदार व्यक्ति इस अंतहीन चक्र से बच सके। बिल्कुल है। इसके लिए सबसे पहला और प्रभावी कदम है बीएनएसएस की धारा 144 सब सेक्शन 3 के तहत अदालत में एक अर्जी देना। इसमें क्या होता है? जैसे ही किसी की आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आए, मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी हो गई या नौकरी छिन गई, तो इंतजार नहीं करना चाहिए। तुरंत कोर्ट में जाकर ये बताना चाहिए कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए गुजारा भत्ते की राशि कम की जाए। और क्या इस दौरान उसे अरेस्ट किया जा सकता है? जब तक ये अर्जी कोर्ट में लंबित रहती है, कोर्ट आमतौर पर व्यक्ति को तुरंत जेल नहीं भेजता। लेकिन इसके लिए ठोस सबूत भी तो चाहिए ना, हमें ना हवा में तो बात नहीं होगी। बिना सबूत के कानून कुछ नहीं मानता। व्यक्ति को अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा जो साबित करे कि खाते में पैसे नहीं हैं। अगर नौकरी गई है तो टर्मिनेशन लेटर दिखाना होगा। इलाज चल रहा है तो मेडिकल बिल पेश करने होंगे। और मैंने सुना है कि इसमें एक एफिडेविट भी देना होता है। हाँ, और वो सबसे बड़ा हथियार है। रजनेश बनाम नेहा केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया आय और व्यय का हलफनामा यानी एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें क्या खास है? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसमें इंसान को अपनी संपत्ति, कर्ज, निवेश सब कुछ पूरी ईमानदारी से बताना होता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में खुद को गरीब बता रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर छुट्टियों की महंगी तस्वीरें डाल रहा है तो वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, कोर्ट इस हलफनामे के जरिए उसका झूठ तुरंत पकड़ लेता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही जेल के अंदर है, तब वो ये सब सबूत कैसे लाएगा? क्या उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? नहीं, उसके लिए भी रास्ते हैं। पुरानी सीआरपीसी की धारा 127 परिस्थितियों में बदलाव यानी चेंज इन सर्कमस्टांसेस की बात करती है। पर जेल में क्या बदलाव? दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई अदालतों ने ये माना है कि व्यक्ति का जेल में होना अपने आप में एक बहुत बड़ा परिस्थितियों में बदलाव है। जरा सोचिए, जेल के अंदर एक कैदी की मजदूरी कितनी होती है? मुश्किल से 20-50 रुपए प्रतिदिन होगी। हाँ, अब ऐसे में वो बाहर हजारों रुपए का भत्ता कैसे दे सकता है? इसलिए जेल के अंदर से ही जेल अधीक्षक के माध्यम से एक अर्जी लगाई जा सकती है कि जब तक व्यक्ति जेल में है तब तक भरण पोषण की राशि को निलंबित या कम कर दिया जाए। ये काफी तार्किक लगता है। और अगर अदालत ने गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट निकाल दिया हो तब क्या बचने का कोई रास्ता है? उस स्थिति में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। वारंट को रद्द करवाने, जिसे हम कॉशिंग कहते हैं, या अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर हाईकोर्ट को यकीन हो जाए कि व्यक्ति सच में लाचार है और वो जानबूझकर अदालत का अपमान नहीं कर रहा है, तो कोर्ट वारंट पर रोक लगा सकता है। इन सारे कानूनी दांव पेचों के बीच मुझे एक बहुत ही दिलचस्प व्यवहारिक रणनीति के बारे में पढ़ने को मिला। इसे सिक्का बचाओ या कॉइन डिफेंस कह सकते हैं। अच्छा, वो आंशिक भुगतान वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अदालत के आदेश के अनुसार हर महीने 10,000 रुपए देने हैं, लेकिन इस महीने उसकी स्थिति खराब है और उसकी जेब में सिर्फ 2,000 रुपए ही हैं। आमतौर पर इंसान क्या सोचता है? यही कि जब पूरे पैसे हैं ही नहीं तो कुछ भी मत दो, अगली बार जब 10,000 होंगे तब दे दूंगा। बिल्कुल, लेकिन कानूनी नजरिए से ये बहुत बड़ी गलती है।
है ना? ये शायद सबसे बड़ी गलती है जो कोई कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अदालत की तय तारीख पर 0 रुपए यानी कुछ भी भुगतान नहीं करता है तो कानून की नज़र में ये जानबूझकर की गई अवहेलना मानी जाती है। मतलब जज को लगेगा कि वो एटीट्यूड दिखा रहा। हाँ, जज को लगता है कि व्यक्ति आदेश का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगर वो अपनी क्षमता के अनुसार वो 2000 रुपए भी जमा कर देता है तो वो अदालत को अपना इरादा दिखा रहा है कि मेरी नीयत साफ है। बिल्कुल, वो साबित कर रहा है कि वो भाग नहीं रहा है, उसकी नीयत साफ है, बस वो मजबूर है। ये छोटा सा आंशिक भुगतान भी इंसान को जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचा सकता है। तो इसका मतलब है कि नीयत बहुत मायने रखती है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको छुपने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। और इसीलिए सबसे बड़ा व्यवहारिक नियम है, कभी भागे नहीं, नेवर एब्सकॉन्ड। कई लोग डर के मारे कोर्ट ही नहीं लाते। वही सबसे बड़ी भूल है। अगर अदालत का समन आता है तो छुपने या फरार होने के बजाय अदालत में हाजिर होना चाहिए। जज के सामने खड़े होकर अपनी मजबूरी बताना हमेशा भागने से बेहतर होता है। क्योंकि भागने से तो यही साबित होता है कि आप जानबूझकर कानून से बच रहे हैं। बिल्कुल, कानून लाचार लोगों की मदद के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जो अपनी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं और अदालत में आकर कंगाली का नाटक करते हैं। तो अगर हम इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझा कर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सबसे पहली बात, भरण पोषण में जेल जाना कोई कर्ज माफी नहीं है। मीटर हमेशा चालू रहता है। हाँ, एकदम सही। जेल जाना बस उस स्नूज अलार्म की तरह है, जिसे दबाने से समस्या कुछ देर के लिए टलती जरूर है लेकिन खत्म नहीं होती। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ गरीब होने की वजह से जेल नहीं भेजा जाता। हाँ, अदालत पैसे न होने और जानबूझकर पैसे न देने के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह समझती है। और अगर नीयत साफ है तो कानून खुद बचाव के कई रास्ते देता है। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि कानून सिर्फ सजा देने की मशीन नहीं है। ये समाज में एक संतुलन बनाने की कोशिश है ताकि कोई बेसहारा न रहे और किसी निर्दोष का उत्पीड़न भी न हो। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी छिपा है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? इसे कारावास का अंतर्विरोध या कंट्राडिक्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? जरा इस बारे में सोचिए। भरण पोषण के कानून का अंतिम लक्ष्य क्या है? यही ना कि आश्रितों को आर्थिक मदद मिले। हाँ, ताकि परिवार भूखा ना मरे। लेकिन जब अदालत पैसे न देने वाले व्यक्ति को जेल के अंदर बंद कर देती है तो वो उसकी पैसे कमाने की क्षमता को ही खत्म कर देती है। एक इंसान जो सलाखों के पीछे है वो बाहर काम करके पैसे कैसे कमाएगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर वो कमाएगा ही नहीं तो वो अपने परिवार को गुजारा भत्ता कैसे देगा? हम उस व्यक्ति को पैसे न दे पाने के कारण ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां से वो पैसे दे ही नहीं सकता। ये तो सच में एक बहुत गहरा पैराडॉक्स है। मतलब हम बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवा दे रहे हैं वही दवा शायद बीमारी को और बढ़ा रही है। बिल्कुल। हाँ। और इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए ना कानूनी हलकों में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पे चर्चा होती है। कैसा विचार? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति भरण पोषण न देने के कारण जेल भेजा जाता है उससे जेल के अंदर अनिवार्य रूप से श्रम कराया जाए, मतलब मैंडेटरी लेबर। और फिर? और उस काम से जो भी आय पैदा हो वो जेल प्रशासन के पास न जाकर सीधे उसके आश्रितों के बैंक खाते में जमा कर दी जाए। वाह, ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है ना? इससे कानून का उद्देश्य भी पूरा होगा और परिवार को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। यह विचार निश्चित रूप से हमें न्याय के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या न्याय सिर्फ किसी को चारदीवारी में बंद कर देने का नाम है, या फिर यह समस्या की जड़ को खत्म करने का एक तरीका होना चाहिए? बिल्कुल। क्या हमारी मौजूदा व्यवस्था सच में समाधान दे रही है या सिर्फ एक अंतहीन चक्र को बढ़ावा दे रही है? इन सवालों के जवाब शायद इतने आसान नहीं है। हाँ, इस पर अभी बहुत मंथन होना बाकी है। लेकिन अगली बार जब कोई कहे कि जेल जाने से सारे कर्ज धुल जाते हैं तो आप जान जाएंगे कि असली कहानी क्या है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सोचिएगा जरूर कि न्याय का तराजू असल में कैसे काम करना चाहिए।